गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, कल हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में कि व्हाट इज रेट एंड हाउ कैन एक्सप्रेस द रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, इसमें से क्वेश्चंस क्या है, तो ये क्वेश्चंस थे क्या, हमने सॉल्व क्या किया था, रेट आइडेंटिफाई किया था। क्या किया था? रेट आइडेंटिफाई। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी। सो व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो अब हमको रेट नहीं पूछना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, दैट इज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, बल्कि एक आप पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। कई लोग क्या सोचेंगे कि अरे हाँ ये अपना रेट एक्सप्रेशन है और इससे क्वेश्चन आ गया अपना सॉल्व कर लो। तो इसको अपन बात करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है क्या कि रेट एक्सप्रेशन जो है इसके लिए वो क्या था? तो ये था आपका रेट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, यही तो था क्या, डी ए बाई डी टी। तो हमको डेटा जो दिया था वो किसका दिया था, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए रिएक्टेंट। ओके, सो ये तो बात हुई रेट की, ये रेट एक्सप्रेशन है ना। हमको क्या पता करना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पर डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ कि डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये है, तो आपका डी ए who is Bhavi? सर बायो स्ट्रीम से है सर। हाँ, तो कैसे ज्वाइन कर पा रही हूँ, कोई दिक्कत? सर उसको इन होने में शायद प्रॉब्लम हो रही है, वो उसने टेक्स्ट किया कि ट्राई कर रही हूँ बट इन नहीं हो पा रही, क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रही है। जी, तो और ट्राई करते रहिए, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब चीज़ है। ठीक है, हमको रिज्वाइन करने के लिए ठीक है हो जाएगा। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि डी ए बाई डी टी, तो इस फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रेट। तो रेट क्या आइडेंटिफाई किया था, क्या था ये रेट? तो रेट आपने पिछले क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई किया था, वो था क्या आइडेंटिफाई किया था, 0.0 मोलर मिनट इनवर्स। यही था क्या, क्या सही है? तो आप उसको पुल कर दीजिए वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05 इक्वल्स टू 0.1 मोलर मिनट इनवर्स या फिर पर मिनट। किसका किसका यही आएगा, किसका आएगा आंसर? यस सर। सबका आएगा ये? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो बात हुई कि हमने पहले क्वेश्चंस में ये सॉल्यूशन कैसे करना, पहले क्वेश्चन में हमने रेट आइडेंटिफाई कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, लेकिन अगर हमको सीधा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जाना था उस गिवन डेटा के साथ, क्योंकि अगर हमको रेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या था भाई नेक्स्ट मेथड आपको दिया क्या था, आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी तो आपको गिवन डेटा में ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है,
3.0 या फिर 3 - 1 और टाइम कितना दिया था 20 मिनट्स। तो आप इससे भी अगर सॉल्व करते तो आपको क्या आ जाएगा 2/20 इंटू बाई 20 इज इक्वल टू 0.1 मोलर पर मिनट। ओके क्लियर। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। सर वो जो रिएक्टेंट का मतलब इनिशियल वर्सेस फाइनल है ना, तो माइनस नहीं फाइनल माइनस इनिशियल है। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ मैं यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको। वैसे भी आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें डेटा जो है निगेटिव में कोई भी नहीं था, ठीक है। हाँ लेकिन ये जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल वर्सेस फाइनल माइनस इनिशियल आएगा तो आता ये 1 - 3 होता है, लेकिन मैं तो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो निगेटिव में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन आपके कोई भी ऑप्शंस में वो जो है निगेटिव वैल्यू नहीं थी, तो इसमें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ बट एक अगर फार्मूले की अगर हम बात करें डिफरेंस की तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके यस। तो अगर हम इन क्वेश्चन से अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्यों हम यहाँ से जनरेट करते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आप जब आप क्या करेंगे पुट करेंगे या उसी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/μ dx by dt। क्लियर। जहाँ पर इसको मेंशन करते हैं ये जो टर्म है पॉजिटिव और निगेटिव ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट एंड निगेटिव फॉर रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिव के रेस्पेक्ट में अगर आप कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर निगेटिव साइन आएगा और पॉजिटिव साइन आएगा प्रोडक्ट के लिए। क्लियर। और ये जो न्यू क्या है, ये न्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, स्टैइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर। वैसे ही अगर हम बात करें ये पोर्शन की तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टिव। समझ आया क्या। अब आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपको तो आप आई थिंक सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। ओके यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलता हूँ रिएक्शन क्या था, 2a प्लस b कन्वर्ट्स इनटू 3c, यही था हमारा रिएक्शन। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब अगर हमको कोई आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, सो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका स्टाइकियोमेट्री क्या है,
या फिर सीधा मैं फार्मूला लगा दूँ डिसअपियरेंस ऑफ बी का, ये लीजिए dv by dt। ओके, स्टोइकियोमेट्री क्या है इसकी, या फिर अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या थी, 1/1, यही तो है रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेट। तो मेरे को तो डिसअपियरेंस ऑफ बी पूछा जा रहा है, दैट इज dv by dt is equal to 1 into rate of reaction। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री अगर क्या होती है, 1 होती है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसके डिसअपियरेंस का रेट बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ disappearance of B should be equal to rate of reaction। Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So Yes, sir. what is the rate of disappearance of A with respect to rate of reaction? रेट के कितने गुना है या कितने गुना कम है, ए का, अरे तो ए का क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करो रेट के साथ, रेट के कितने गुना, 2 गुना। Rise of reaction. वेरी गुड, क्लियर। तो वैसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये करूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ सी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dc बाई dt, dc बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है रिएक्शन में, 3 इंटू 3. रेट, तो रेट के 3 गुना। तो मैं यहाँ से अगर आपको एक ट्रिकी वे में अगर बताऊँ तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, बल्कि किसी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस जो होती है, वो रेट के अपने स्टोइकियोमेट्री के गुना होती है, जो उसकी स्टोइकियोमेट्री होती है उतने गुना होती है। इज क्लियर? तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और disappearance should be equal to stoichiometry into rate of reaction। क्लियर, समझ आया, सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. और इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो डेटा है, रेट क्या निकला था, 0. क्या था, 0.05 मोलर पर मिनट। उसको अब क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपीयरेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सी, उसका रेट मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो Yes, sir. Yes, sir. आप मेरे को गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे क्लास होमवर्क। क्वेश्चन है, कंसीडर अ रिएक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें 2a, सेम रिएक्शन करते हैं, 2a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू 3c। अच्छा, पिछले वाले में सी बस लिख दिए थे, उसको 3c कर लेना ना, तब वो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। गलती से वो अगर 3 मिसिंग होगा तो लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, गिवन है आपका माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 A B, and
नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको dv by dt इज इक्वल टू k2 a and b, and third one is positive dc by dt is equal to a3 a and b। आपको बताना है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और ऑप्शन है आपका k1 should be equal to 2k2 should be equal to 3k3, या फिर 2k1 is equal to k2 is equal to 3k3, या आपका सी रिप्रेजेंटेशन है 3k1 is equal to k2 is equal to 2k3, या फिर डी रिप्रेजेंटेशन k1 divided by 2 is equal to k2 is equal to k3 by 3। कर लेंगे सॉल्व। इसका माइक ऑन है, आप पर हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस गिवन रिप्रेजेंटेशन में आपको कौन सा रिलेशन जो है इस रिएक्शन के लिए करेक्ट है, ओके, वो फाइंड आउट करना है। सब लोग सबमिट करेंगे, अगर किसी को सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है ये कितने टाइप्स की होती है? सिंपली अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन द सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है which converts in single state या completes in, या सीधा लिख देता हूँ चलो, रिएक्शन completes in a single state। इसको और कॉम्प्लेक्स स्टेप्स या फिर मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होने की जरूरत नहीं होती है। तो रिएक्शन जो है अगर सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब सिंगल स्टेप में हो रहा है मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं कर रहा होगा, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, इसके लिए नेक्स्ट है नॉन experimentally detectable intermediate is formed। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होना है तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट जो है फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली या वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए वो मॉलिक्यूल, वो इंटरमीडिएट, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, ये जो है क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है? तो वैसे ही अगर बात करें इसकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो इसके लिए क्या बोलेंगे,
इसके लिए क्या बोलेंगे, विच कन्वर्ट्स इन, या फिर कंप्लीट्स वर्ड यूज करते हैं, विच कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। अब भाई एक से ज़्यादा स्टेप है तो तुम कॉम्प्लेक्स तो हो गए ना, क्या पता 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे होंगे, 3 स्टेप्स में तो कंप्लीट हो रहे होंगे, 4 स्टेप्स। तो अल्टीमेटली आप जितनी ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के टर्म में अगर बात करें भी, अगर मोर देन वन स्टेप अगर यहाँ पर ये कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म। ओके, समझ आया क्या डिफरेंस, इसमें इंटरमीडिएट होंगे, पहले वाले में इंटरमीडिएट नहीं होगा, इसमें इंटरमीडिएट होंगे, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ये सिंगल स्टेप में आपका फॉलो होगा और ये जो है आपका मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होगा। यस सर। तो अगर इसकी बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, तो इसमें होता क्या है, उसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपका किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, इधर जो मेंशन करूंगा वो आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन should be equal to molecularity of the reaction। समझ आया? तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप सीधा ऐसे ए वर्ड यूज करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की खासियत क्या होती है कि उसकी ऑर्डर और उसकी मॉलिक्युलरिटी दोनों ही क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख दे क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री reaction should be equal to molecularity of elementary reaction, but except इसके लिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट pseudo order reaction, एक्सेप्ट pseudo order reaction। नाम सुने होंगे आप, pseudo order reaction नाम सुने? यस सर। यस सर। धोखा, जो धोखा देता है, देखने से तो हमको मॉलिक्युलरिटी काफी हाई दिखती है लेकिन उसका ऑर्डर जो है सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये होगी बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जो एक्सेप्शन होता है आप ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, बट इसकी अगर बात करें इसकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बात है मॉलिक्युलरिटी की, लेकिन यहाँ तो एक ऑर्डर वाला भी एक टर्म हम यूज किए हैं, तो ऑर्डर वाला जो टर्म यूज किए हैं उसके लिए बोला जाता है कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज
डिटरमाइंड बाय SSA, जानते हो क्या SSA? और इक्विलिब्रियम मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड। तो आगे जैसे हम रेट लॉ तक पहुंचेंगे, रेट लॉ में जाएंगे, तो उस रेट लॉ में आपको मैं ये जो है SSA और इक्विलिब्रियम मेथड आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी Yes, sir. ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, फिर हमको इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, डिस्कस करना है कि ये सब होता है क्या। ये मॉलिक्युलरिटी जो है ना, इसलिए इसमें जो है प्रॉब्लम आती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टेप में ये कंप्लीट होते हैं, और बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो ये तो खुद बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन से ही तो मिलकर के बने, क्योंकि ईच इंडिविजुअल स्टेप एक्ट्स एज अ एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है? क्यों? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं each steps of complex reaction, each steps of complex reaction is an elementary reaction, elementary reaction। क्लियर? प्रॉपर्टी समझ आई आपको? आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन है और कौन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? तो कल मैंने आपको वो बता रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा था, ये वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन, ये सब डिस्कस किए थे क्या आपको? ओके, आवाज आ रही है? यस यस सर। तो उनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स थे? पैरेलल रिएक्शन की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स थी कि क्या चीज थी? सर पैरेलल वाला तो कॉम्प्लेक्स होगा ना? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा, एक स्टेप से ज्यादा दिख गया मतलब आपको कॉम्प्लेक्स। और जैसे कि कंसेक्यूटिव रिएक्शन की अगर बात करें तो कंसेक्यूटिव रिएक्शन की अगर बात करें तो वो तो शायद एलिमेंट्री होगा। क्यों? कंसेक्यूटिव रिएक्शन में टंकी के नीचे टंकी और उस नीचे वाले टंकी के नीचे में और टंकी, याद आया? एक स्टेप ए से बी बना, दूसरे स्टेप में बी से सी बना। यस सर। अरे बी तो इंटरमीडिएट था, उसमें तो रिजेक्ट तो होगा ही। सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक। तो और कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासेस, यदि आप क्लासेस हैं कोई और, अगर आपके आगे क्लासेस नहीं होंगी तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ। सर कंटिन्यू कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ठीक है सर कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, ठीक है, फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर अपन फिर ओके, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर एक टर्म बार बार यूज हो रही है, और वो टर्म्स कौन सी हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या चीज होती है? अब हमको इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो अपन बात करते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी कराऊंगा। कंपेरेटिव स्टडीज अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है समझने में, ओके? अच्छा, एक तरफ अपन डिस्कस करते हैं ऑर्डर, और एक तरफ हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्युलरिटी। चलिए, ये हो गया आपका ऑर्डर। फिर बात करेंगे क्योंकि इधर मैं आपको एलिमेंट्री लिखता हूँ ताकि जगह बचे उसके लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन, अरे क्या लिखा है, मैं आपको एलिमेंट्री तो पढ़ा चुका है। मॉलिक्युलरिटी,
और इधर लिखते हैं ऑर्डर। तो व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? तो मॉलिक्युलरिटी, अब आप कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो उसमें कुछ रिएक्टेंट तो लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो रिएक्शन होगा। तो कितने रिएक्टेंट आपने उस रिएक्शन में लिए उनका नंबर है, तो ये क्या कहलाता है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ reactant molecule participate in a stoichiometric equation, in a stoichiometric equation, ठीक है, of an elementary reaction, of an elementary reaction is called, क्या बोलेंगे आप इसको? is called molecularity of that reaction, is called P of that reaction। समझ आया? जैसे कि यहाँ पर एक टर्म लेते हैं हम लोग, ये आएगी इक्वेशन, सीधा मैं रिएक्शन लिखता हूँ। H2 जो है वो रिएक्ट करके I2 के साथ वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या है इसका? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर ये H2 कितना है, I2 कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन बताए फटाक से जल्दी? सब 1 1 है। क्या है? 1 1 है एनी दोनों। कोई 2 2 है, कोई ऐसा है कोई जो 2 2 बोलने वाले हैं? एक आध तो बोलो कोई, तभी मजा आएगा। सही आंसर तो कोई को देना चाहिए, है कोई 2 2 वाले? नहीं है ना? वेरी गुड। तो ये एक मॉलिक्यूल है, H2 का एक मॉलिक्यूल है, ये 2 इसकी स्टोइकियोमेट्री नहीं है ना, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? सामने में 1। तो H2 का एक मॉलिक्यूल, I2 का एक मॉलिक्यूल, दैट इज इसकी मॉलिक्युलरिटी M जो है वो क्या है? क्लियर? ऐसा तो अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्डर की, कि मैं पहले मॉलिक्युलरिटी को डिस्कस करूँ। चलो मैं मॉलिक्युलरिटी को डिस्कस करता हूँ। एक से लेफ्ट साइड में मॉलिक्युलरिटी के लिए आंसर करते जाऊंगा चीजें। मॉलिक्युलरिटी जो है, अगर कोई रिएक्शन कराओगे तो कुछ तो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा ना, कुछ तो रिएक्शन लेना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्युलरिटी के लिए बोला जाता है मॉलिक्युलरिटी नेवर जीरो, मॉलिक्युलरिटी नेवर जीरो, ठीक है, लिख सकते हैं आप। वैसे ही और जो टर्म है ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता कभी। वैसे ही निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी समझ आई? तो ऐसा है कि कोई निगेटिव रिएक्शन ले करके, मतलब एक में H2 मॉलिक्यूल लिया था, नहीं है -1 H2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो निगेटिव मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, एंड जीरो नहीं हो सकती। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। ओके सर। अब बात करते हैं पीछे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी को करते चलना है, कंपेयर करते चलना है। तो चलिए हम इधर मेंशन करते हैं
ऑर्डर को। तो ऑर्डर क्या होता है यार? ऑर्डर क्या होता है? कोई जानता है, कोई डिफाइन करेगा? तो इसको बोला जाता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिवली पार्टिसिपेट, इसमें वर्ड यूज होता है इफेक्टिवली participate in the RDS state, in the rate determining state, in the rate determining state is called order of reaction. कई बार क्या होता है, जो हम पढ़ के आते हैं, कई बार क्या होता है हम पढ़ के आते हैं कि अगर कोई एक रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के की पावर में सर के पावर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर में एक्स है और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर में वाई है, एक रेट लॉ है किसी के लिए, तो रिएक्शन में रेट लॉ है। तो जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर एन जो होता है उसको x प्लस वाई के बराबर बोला जाता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आप नोट करेंगे कि इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी भाषा में हम ऑर्डर देते को डिफाइन करें तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ okay concentration term, the power of the concentration term present in the rate law। मैं इसलिए इस एक्सप्रेशन से आपको डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक्सप्रेशन देख के पता होना चाहिए या आपको लिखने आना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज the sum of the power of the concentration term present in the rate law, और रेट लॉ में वही आता है, ठीक है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में इन्वॉल्व होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में अगर कोई चीज इन्वॉल्व है उसके आप रेट लॉ लिखते हैं और उसमें अगर इंटरमीडिएट आता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फिर उसको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और जो इक्विलिब्रियम मेथड है उससे आपको उस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट का तो कॉन्सेप्ट ही वही है कि हम तो इंटरमीडिएट में ऐसा प्रोडक्ट ले नहीं सकते और ऐसा रिएक्टिव हम लिए नहीं है, तो आप रेट लॉ में इंटरमीडिएट कभी नहीं दिखेगा। सर वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है पूरा। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको समझ आएगा। एक चीज़ है, मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ कि जो लेक्चर है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैंने आपके लिए यूट्यूब वगैरह में प्रोवाइड करा हूँ, ठीक है। जिससे अगर कोई बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो आप उससे बैकअप ले सकते हैं। ओके, यस सर। ओके, तो ये बात हुई यार ऑर्डर की, ऑर्डर का डेफिनेशन की। अब बात करते हैं, जैसे मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन जब बात करते हैं ऑर्डर की, बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो होता है में भी जीरो ऑर्डर को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है और नेगेटिव ऑर्डर भी हो सकता है। समझ आया? ठीक है, बट अभी तक एक्सपेरिमेंटली कोई ऑब्जर्व नहीं हुआ है कोई नेगेटिव ऑर्डर का रिएक्शन, बट आपके जो थ्योरेटिकली ऑर्डर जो है नेगेटिव पॉसिबल है।
Okay, theoretically possible, but it's technically there is no example of overall negative. But negative order है, overall negative order तो है नहीं. Okay, clear? Yes, sir. Clear. अब अगर इधर आते हैं मॉलिक्युलरिटी की तरफ, तो मॉलिक्युलरिटी जो है हाई मिलती जाती है. ठीक है, मॉलिक्युलरिटी not high. Molecularity, the value of molecularity is not high because effective polygon. Because effective polygon. अब ऐसा नहीं है कि देखो ये A, B, C, D, E इतने सब रिएक्टेंट हैं. अब ये इतने रिएक्टेंट हैं, अब इसकी मॉलिक्युलरिटी 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 5 होगी, ऐसी नहीं है. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव पॉलीजन टर्म भी यहाँ पर यूज होता है. इफेक्टिव पॉलीजन टर्म क्या होता है कि जब भी क्या रिएक्शन होने के लिए सभी लोग टकराए, पॉलीजन क्या पता ए बी बस टकरा करके रिएक्शन को प्रोसीड कर दे, ए बी सी मिल करके जो पॉलीजन करके रिएक्शन को प्रोसीड कर दे. तो रिएक्शन होने के लिए तो इन तीनों का भी पॉलीजन इंपॉर्टेंट है. तो मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो हाई नहीं होता. 1, 2, 3 मैक्सिमम अगर बोलो तो 4, ठीक है, लेकिन 5, 6 ऐसे आपके मॉलिक्युलरिटी वाले रिएक्शंस मिलेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव पॉलीजन. क्लियर? ओके, ठीक है. वैसे ही यहाँ भी बोला जाता है कि ऑर्डर इज ऑल्सो नॉट हाई. Order is also not high because of collision factor, effective collision factor. Because of effective collision factor. समझ आ रही है चीजें? ओके, चलिए अब देखिए ऑर्डर के लिए एक मॉलिक्युलरिटी के लिए एक टर्म यूज होता है. इसी की अगर बात करें, सपोज एक रिएक्शन लेते हैं H2 और I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? 2HI. ठीक है, यही बनेगा. और एक एग्जांपल लेते हैं, 2H2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, ये बना रहे हैं आपके 4HI. मेरे को बताना है आपको कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी और इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी. फर्स्ट रिप्लाई, अप्लाई करें भाई फास्ट. सर 2. दोनों की. हाँ सर. ओके, सभी लोग बोल रहे हैं कैसे? सभी लोग बोल रहे हैं. तो देखिए Yes, sir. इनकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो दोनों में 2 ही होगी. क्यों? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी के लिए बोला जाता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन will not change with changing the balanced equation.
तो बैलेंस इक्वेशन को अगर आप चेंज करते हैं तो उसके बाद उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होगी, अभी भी वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ, तो हाइड्रोजन आयोडीन बनना चाहिए भाई, यहाँ पर 2 HI बने, यहाँ पर 4 HI बने, रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए बोला गया था कि स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन सिंपलेस्ट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, फुल इंटीजर होना चाहिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन की, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थी मॉलिक्युलरिटीज के लिए और ऑर्डर्स के लिए, जो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब मैं एक टर्म बच गया, एक जो है स्यूडो ऑर्डर, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। वो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होता है? सेम नहीं होता है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन whose order, elementary reaction whose order and molecularity are different is called pseudo order, is called pseudo order reaction। समझ आया? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होता है भाई? CH3 COOCH3 एक तो एस्टर है, इसको आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जो है क्या देगा? एसिड और CH3OH, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर वो निकल के आता है 1, और जो मॉलिक्युलरिटी होती है एम, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक H2O है और एक आपका एस्टर है, तो दैट इज मॉलिक्युलरिटी इज 2। तो ये क्या होगा आपका? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसे जानते हो यहाँ पर जो H2O जो है, H2O इतने अमाउंट में लिया जाता है यहाँ पर कि इसका जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप निकाल देते हैं और इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं तो भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे समुद्र से अगर आप एक गिलास पानी का निकाल लेते हैं या एक गिलास पानी में डाल देते हैं तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको, जो रिएक्शंस हो रही है वहाँ पर उस सी में। समझ आया? तो ये क्या होता है आपका? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे मैं कल पढ़ाऊंगा आपको रेट लॉ ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है।